हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? अपना चैप्टर 5 चल रहा है और 5वें चैप्टर में हमारा पीएच स्केल हो चुका है और पीएच के दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं। अब देखो, इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो प्रमुख लवण होते हैं। प्रमुख जो लवण हैं वो कौन कौन से हैं और उनका हमारा दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इन लवणों के प्राप्त करने की प्रक्रिया, इनके उपयोग और इनके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला लवण है हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला उपयोगी लवण कौन सा बेटा हमारा? साधारण नमक, या फिर हम यहाँ लिख देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सूत्र क्या होगा? NaCl। क्या सूत्र बनेगा? NaCl। और ये जो NaCl होता है इसको आप क्या boल सकते हो? साधारण नमक। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख दो इसे साधारण नमक भी कहते हैं। इसको किससे प्राप्त करते हैं बताओ? साधारण नमक है, उदासीन लवण है जिसको आप लोग रोजाना उपयोग में लेते हो। इसको प्रबल क्षार व प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। अगर ये उदासीन लवण है तो इसका पीएच मान कितना होगा बताओ? इसका पीएच मान 7 होता है। कितना होगा? 7। नमक का पीएच मान कितना होगा? 7 होता है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी मानी जाएगी? उदासीन। कैसी मानी जाएगी? उदासीन। अब देखो, व्यापारिक तौर पर इसको हम समुद्रों से या खारे पानी से प्राप्त करते हैं। व्यापारिक तौर पर नमक को कहाँ से प्राप्त करते हो? या तो समुद्र से प्राप्त करेंगे क्योंकि समुद्र में खारा जल होता है ना, या खारे पानी की झील से। झील से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपके समझ में आ रही हुई? साधारण सी बात है। अब देखो, जो नमक हमको यहाँ पर प्राप्त होता है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिलती हैं। देखो, इस प्रकार प्राप्त नमक में कई अशुद्धियाँ, जैसे कौन कौन सी? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये अशुद्धि हैं नमक के अंदर। समुद्र से और खारे पानी की झील से आप जो नमक प्राप्त करोगे ना, उसमें कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये अशुद्धियाँ अगर उपस्थित हैं, जैसे प्राप्त नमक में कई प्रकार की अशुद्धि जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड पाई जाती हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करना पड़ेगा ना। तो इसे शुद्ध करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन को, NaCl के कैसे विलयन लेंगे? संतृप्त विलयन लेंगे। संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भर लेंगे,
क्या करेंगे, बड़ी बड़ी टंकियों में भर लेंगे, विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर उसमें से कई में थे, टंकी में से HCl गैस प्रवाहित करते हैं। बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl का संतृप्त विलयन भर लेंगे और उस टंकी के अंदर से HCl गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो NaCl का शुद्ध अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, शुद्ध नमक मिल गया आपको। देखो, अब देखो मैंने ऊपर लिखे हो ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर दें, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, NaCl प्लस जल। ये मिल गया आपको साधारण नमक। अभिक्रिया समझ में आ गई, बिल्कुल साधारण सी है। प्रबल अम्ल ले लियो, प्रबल क्षार ले लियो, उदासीन लवण प्राप्त होगा। pH 7 है तो कैसी प्रकृति है कि उदासीन। ठीक है ना। अब देखो नमक के क्या गुण होते हैं, आपको नमक कैसा दिखता है, इसके गुण बताइए। यह श्वेत ठोस पदार्थ है, सफ़ेद रंग को ठोस पदार्थ देखना है, बताओ। दूसरे गुण बताओ, इसका गलनांक यानी कि कितने ताप पर ये पिघलता है, 1073 केल्विन होता है। गलनांक कितना है बेटा, 1081 है, सॉरी 1081 केल्विन होता है। ठीक है ना। जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, अरे जल में तुरंत घुलता है, तो जल में अधिक विलेय या अत्यधिक विलेय होता है, जल में अत्यधिक विलेय होता है। ये भौतिक गुण है बेटा जो आपको नमक में दिखाई देते हैं। समझ में आ गई भाई। सफ़ेद ठोस पदार्थ हमको दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा तापमान पर ये द्रव में परिवर्तित होता है, तो गलनांक यानी कि गलने का बिंदु जो होता है इसका 1081 केल्विन होगा। जल में तुरंत घुल जाता है। ठीक है ना। और ये आयनित भी हो जाता है जल के अंदर। जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, ये आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। ठीक है ना। ये इसके गुण है कि बेटा। अब देखो, अब आप नमक का क्या उपयोग कर सकते हो। इसके उपयोग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। नमक के क्या उपयोग हो सकते हैं। एक उपयोग है तो आप अच्छी तरह जानें, नमक हमारे दैनिक भोजन का, आप रोजाना जो खाना खाते हो, भोजन का प्रमुख अवयव है, प्रमुख अवयव है भाई। मुख्य रूप से भोजन के काजें या उपयोग में लें का ना लें, लेते हैं ना मुख्य रूप में। दूसरा इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। अब खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ को जब डालते हैं ना, जैसे अचार ही डालें तुम, तो अचार में ज़्यादा तेज़ नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं, जिससे वो अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। समझ गए। और मछली मांस वगैरह आदि को अगर सुरक्षित रख के किसी डिब्बा में पैक करके आपको बेचना है
तो उस डिब्बे के अंदर आप नमक पटक दो और नमक के अंदर मछलियों को रख दो और उसको कहीं भी भेज दो, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि उनको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और एक इसका उपयोग बता देते हैं आपको बेटा, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। हिमीकरण मिश्रण बनाने में, हिमीकरण मिश्रण कैसे बनाएंगे बताओ। तुमने बर्फ बार देखो, कुल्फ़ी बार हो, कुल्फ़ी वाला जो होता है वो अपना जो डिब्बा होता है जिसमें वो कुल्फ़ियाँ जमाता है, उसमें ऑलरेडी बाकी डिब्बा में एक बर्फ़ की सिल्ली पड़ी रहे, लेकिन वो उस बर्फ़ की सिल्ली से इतना तापमान कम नहीं हो पाता कि थोड़ी सी देर में कुल्फ़ी जम जाए। तो उसके लिए क्या करता है, वो उस बर्फ़ की सिल्ली के साथ नमक के पैकेट खिलाता है। जैसे ही नमक बर्फ़ की सिल्ली के साथ मिक्स होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और उसकी कुल्फ़ियाँ जल्दी जल्दी जमने लग जाती हैं। तो बात बोले हम हिमीकरण मिश्रण बेटा, ठीक है ना। और कुछ पदार्थों को कच्चे पदार्थ के रूप में देखो, जैसे NaOH बनाना है तुमको, CaOCl2 बनाना है आपको, ठीक है ना, NaHCO3 बनाना है। ये 3 जो पदार्थ आपको दिख रहे हैं, और एक और क्या कर सकते हो आप, कपड़ा धोने का सोडा आदि के निर्माण में, इन सब के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में नमक का उपयोग करते हैं, के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, ये आपको लिख दिया हमने टोटल नमक के बारे में। नमक को कैसे प्राप्त करते हैं, नमक कौन सी अभिक्रिया से मिलता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से मिलता है, इसका pH मान कितना होता है, किस क्षार से, किस लवण से, अम्ल से प्राप्त होता है, और अगर समुद्र से या खारे पानी की झील से आपने नमक प्राप्त किया तो उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। मुख्य रूप से अशुद्धियों को ध्यान रखना है, MgCl2, CaCl2, MgCl2 को बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 को बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl का संतृप्त विलयन भर लेंगे और बिन बामय के HCl गैस प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको NaCl का शुद्ध अपक्षय प्राप्त हो जाएगा। इसके गुण और उपयोग दोनों आपको यहाँ पर नोट कर दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो अगला जो लवण है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, इसका सूत्र NaOH होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट में, इसको कास्टिक, क्या बोल सकते हैं हम, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको कैसे प्राप्त करेंगे बेटा, देखो इसको प्राप्त करने की अभिक्रिया क्या होगी, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा कैथोड पर ही NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया है। क्या लेना है आपको, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेकर आपको
उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देनी है तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। जब विद्युत धारा आप प्रवाहित कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे ना। जैसे देखो ये कोई बर्तन ले लिया, इस बर्तन के अंदर आपने क्या भर दिया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भर दिया। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे ना और इनको कनेक्ट कर देंगे किससे, बैटरी से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा एनोड मान लें, जैसे आए हम, या मान लें हम कैथोड, प्लस ये तो माइनस का चिन्ह होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है एनोड वाला, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो NaCl है ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा या फिर इसका वियोजन होगा। वियोजन होगा तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो क्लोराइड आयन आपस में मिलकर तो क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस तो कहाँ निकलेगी, कैथोड पे, सॉरी एनोड पे। और पानी टूटेगा, पानी किस में टूटेगा, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। और 2 हाइड्रोजन आयन आपस में मिलकर, 2 हाइड्रोजन आयन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी, कैथोड पे, ठीक है ना। अब बचे कौन, देखो क्लोरीन गए हो, हाइड्रोजन गए हो, विलयन में बचे कौन, सोडियम बचे हुए और हाइड्रोक्साइड बचे हुए। तो ये सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। और NaOH भी कहाँ चला जाएगा, ये भी कहाँ निकलेगा, कैथोड पे। अब देखो इस अभिक्रिया में क्लोरीन बनी और क्षार बना, इसलिए इस अभिक्रिया को हम एक नाम और दे सकते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखो इसकी अभिक्रिया का समीकरण बना लेते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर आ गया समझ में। तो देखो सोडियम क्लोराइड लो, ठीक है ना, जलीय विलयन है इसलिए एक क्यों लिख रहा हूँ मैं, H2O, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया, इक्वल टू क्या प्रवाहित कर देंगे, विद्युत धारा, विद्युत अपघटन कराना है ना। तो आपको क्या बना देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। अब संतुलन चेक कर ले बेटा, यार संतुलन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, कास्टिक सोडा, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, ये क्या बन गई, क्लोरीन। अब देखो इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाली क्लोरीन गैस को तो क्लोर कहेंगे, क्लोरीन गैस को तो क्या कह सकते हैं, क्लोर। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्षार। तो कहेगी क्लोर क्षार प्रक्रिया, यही कुमार हमने कहा किया था, क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखो इसके हम क्या लिखते हैं बेटा, गुण लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या लिखते हैं बेटा, गुण लिखते हैं। नंबर 1 गुण लिखते हैं इसका, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। श्वेत है, चिकना है और ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना। नंबर 2 दूसरा इसका गुण क्या हो सकता है, इसका जो गलनांक होता है वो 591 केल्विन, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। ये इसका गलनांक हो गया। अब देखो ये जल में बहुत जल्दी विलय होता है, जल में शीघ्र विलय है, तुरंत घुल जाएगा डालते ही, आयनित हो जाता है ना। अगला इसका क्या गुण लिख सकते हो, कैसा क्षार है बताओ ये, अरे क्षार कैसा रहता है, प्रबल क्षार है, यह प्रबल क्षार है। अगर प्रबल क्षार है तो क्या होगा बताओ, जलीय विलयन में क्या होगा, अतः जलीय विलयन में आयनित होगा ना, विलयन में आयनित होकर
क्या क्या देगा बताओ? सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। ये हो गए इसके गुण। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। इसका क्या उपयोग हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? यहाँ लिख दूँ मैं उपयोग। नंबर 1 देखो, साबुन, कागज, सिल्क व अन्य उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। साबुन, कागज और सिल्क और अन्य उद्योगों में, अन्य उद्योगों में किसके लिए? चाहे जो लिख दो, अन्य रसायनों के निर्माण में, अन्य रसायनों के निर्माण में साबुन के निर्माण में उपयोग करेंगे, कागज के निर्माण में उपयोग करेंगे, सिल्क के निर्माण में उपयोग करेंगे और दूसरे भी रसायन गल्लेन हैं जिनके निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नंबर 2 बॉक्साइट के धातु कर्म में, बॉक्साइट के धातु कर्म में, बॉक्साइट कहते हैं बेटा, देखो बॉक्साइट है अयस्क, काई को? एल्यूमिनियम को। बॉक्साइट जो है ना ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना, और यहाँ का सूत्र है Al2O3 बॉक्साइट को। तो बॉक्साइट का या बॉक्साइट से अगर आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करनी है तो किसका उपयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण करते हैं ना, कच्चे तेल से आप जो पेट्रोल डीजल प्राप्त करते हो उसके शोधन में भी इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना। वसा और तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं, वसा व तेल निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखो एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में यहाँ पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लवण होता है, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण का क्या उपयोग होता है, क्या इसके गुण होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उसका सूत्र और उसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी हमने नोट कर दी है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए और हम अगले लवण की बात करते हैं। अगला लवण है हमारे पास व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण क्या होता है? देखो यह एक जटिल रासायनिक संगठन वाला पदार्थ है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड।
तथा सूत्र CaOCl2, सूत्र क्या है बेटा? CaOCl2 होता है। ये विरंजक चूर्ण है। इसका थोड़ा सा जो रासायनिक संगठन है वो जटिल होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र CaOCl2। अब इसको देखो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना, इस पर आपको क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देनी है। ठीक है ना? सीधे सीधे क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? ये क्लोरीन गैस है Cl2 और इससे आपको क्या मिल जाएगा? CaOCl2 प्लस H2O। ये आपके पास आ गया क्या? विरंजक चूर्ण। ये तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी भाई साहब। ठीक है ना? अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसके क्या देखते हैं हम? गुण। कैसा होता है ये विरंजक चूर्ण? यह पीला, तीक्ष्ण, गंध वाला, पीले रंग का है और तेज इसमें से गंध आती है। गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है ना? दूसरा उपयोग इसका क्या हो सकता है? दूसरा गुण, ठंडे जल में घुल जाता है। कितने को ठंडे जल हो उसमें घुल जाएगा। अगला इसका गुण क्या होता है? जैसे ही यह हवा में खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। वायु में खुला छोड़ने पर Cl2 गैस, क्लोरीन गैस निकलती है। भाई विरंजक चूर्ण को हवा में खुला रख देंगे तो हम तो अपने आप यहाँ से क्लोरीन गैस निकल भी लग पड़ेगी। और क्या उपयोग कर सकते हैं हम? अगर आप लोग इसकी तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हो, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। जैसे कोई सही तनु अम्ल ले लें और वह तनु अम्ल ते तुम या की अभिक्रिया करावें। जैसे देखो मैं उदाहरण आ रहा हूँ, CaCl2, तनु H2SO4 ले लियो मैंने। तनु H2SO4 के संग अभिक्रिया करा रहे हैं विरंजक चूर्ण की, तो ये क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम सल्फेट प्लस जल प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। अगर या की जगह दूसरा अम्ल ले लें, तनु HCl, तो यहाँ पर बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है ना? ये गैस है। ये इसके क्या हो गए बेटा? गुण हो गए। ठीक है ना? अब देखो विरंजक चूर्ण को और एक गुण और बहुत ही जोरदार होता है। वो क्या होता है?
ये जो व्यंजक चूर्ण होता है, एक गुण और लिख देता हूँ, व्यंजक चूर्ण व्यंजक चूर्ण कौन सी गैस निकालेगा बताओ? कौन सी गैस निकालता है व्यंजक चूर्ण? क्लोरीन गैस निकालता है ना। व्यंजक चूर्ण से मुक्त हुई क्लोरीन गैस जल के साथ अभिक्रिया कर नवजात ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाएगी? नवजात ऑक्सीजन बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये गुण स्पेशल, ठीक है ना। नवजात ऑक्सीजन निकालेगा और ये जो ऑक्सीजन है जो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर विरंजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? विरंजन का कार्य करती है। विरंजन का मतलब क्या हुआ है? विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना। विरंजन का मतलब क्या हो गया? रंग उड़ाना। अब देखो, क्लोरीन गैस पानी से अभिक्रिया करेगी, पानी से अभिक्रिया करके आपको क्या देनी है? यहाँ पर देखो HCl निकल जाएगा, HCl के साथ ये हो गई आपकी नवजात ऑक्सीजन। इसको क्या बोलोगे आप? नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है, जैसे अगर आपने कोई कपड़ा को रंग उड़ाना है, किसी भी कपड़े का रंग उड़ाना है, तो हम व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, और उस व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं तो ये वाली विरंजन अभिक्रिया है। तो इसमें प्रश्न ये होता है कि व्यंजक चूर्ण की विरंजन अभिक्रिया को लिखो। तो व्यंजक चूर्ण की ये विरंजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। इस विरंजन अभिक्रिया में क्या होता है? अब ये कोई भी आप रंगीन पदार्थ ले लो और वह रंगीन पदार्थ यहाँ में डाल देंगे तो ये नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन पदार्थ। तो बेटा ये है गई आपकी विरंजन क्रिया। व्यंजक चूर्ण की कौन सी अभिक्रिया है गई? विरंजन अभिक्रिया है गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 5वां इसका गुण है, जो बड़े गौर से देखो बेटा इसको। और यहाँ की जो ये विरंजन अभिक्रिया है, इनको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये सबसे जोरदार उपयोग होता है व्यंजक चूर्ण का। व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग ध्यान रखने हैं तुमने। एक तो विरंजन क्रिया करने में, दूसरा पीने के पानी को शुद्ध करने में। पानी को शुद्ध करने में व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। एक ये जो होता है मतलब व्यंजन कार्य हो गया, चाहे कागज उद्योग हो, चाहे सिल्क उद्योग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, उस जगह पर व्यंजन का यानी कि रंग उड़ाने का काम कौन करेगा? व्यंजक चूर्ण करेगा। और पानी को रोगाणु मुक्त करेगा, ठीक है ना। पानी को कैसा कर देगा? ये रोगाणु मुक्त कर देता है, पीने के पानी को शुद्ध कर देता है। और इसका उपयोग क्या कर सकते हैं हम? रोगाणु नाशक और ऑक्सीकारक के रूप में। तो 3 उपयोग ध्यान में रख सकते हो आप। कागज, सिल्क या कपड़ा उद्योगों में विरंजन कार्य के लिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और एक उपयोग आप सबके लिए कॉमन ध्यान रखना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के लिए, ठीक है ना। तो आज आपने इस वीडियो में 3 लवणों के बारे में पढ़ा है। पहले तो पढ़ा था आपने नमक, दूसरा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा व्यंजक चूर्ण, ठीक है ना। तो 3 महत्वपूर्ण लवण आपने यहाँ पर पढ़े हैं। उनको प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण आपने देखे हैं, उनके गुण तथा उपयोग आपने देखे हैं। और शेष बचे जो लवण हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।